बीएमडी कॉलेज दयालपुर के इतिहास प्रतिष्ठा पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए आज ई कंटेंट सामग्री के रूप में व्याख्यान का विषय है इंग्लैंड में संसदीय सुधार, संसदीय विकास। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इंग्लैंड का कोई लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पे परंपरा और चले आ रहे तौर तरीकों के आधार पे ही कार्य किया जाता है, शासन का कार्य किया जाता है। तो इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं का उदय अपने आप में अनोखा था। राजनीतिक साझेदारी का विवाद इंग्लैंड में शांतिपूर्ण तरीके से तय हुआ। संसद की सर्वोच्चता, मंत्रिमंडलीय प्रथा का उदय, मताधिकार का विस्तार, कॉमन सभा की सर्वोच्चता, राजनीतिक दलों का उदय, राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे बिना किसी हिंसा के संपन्न हुई। इंग्लैंड में हुए संसदीय सुधार का इतिहास क्रमबद्ध रूप से निम्नलिखित है। इंग्लैंड में ट्यूडर वंश के स्थापना के साथ ही संसदीय प्रणाली का पर्याप्त विकास हो चुका था। यद्यपि ट्यूडर शासक निरंकुश थे, फिर भी उनके शासन में संसद निरंतर शक्तिशाली होता गया। इस समय संसद का महत्व बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ट्यूडर शासकों की अत्यधिक सक्रियता एवं परंपराओं से हटकर निरंकुश होकर शासन करना था। हेनरी अष्टम ने कैथोलिक धर्म से संबंध तोड़कर एंग्लिकन धर्म की स्थापना की। पोप से संबंध तोड़ना और नए धर्म की स्थापना करना इस समय ऐसे कार्य थे जिनसे क्षुब्ध होकर अन्य यूरोपीय देश इंग्लैंड पर आक्रमण कर सकते थे। ऐसे समय में राजा को संसद का सहयोग अनिवार्य था। इस कारण संसद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। एलिजाबेथ ने संसद के इनक्लोजर एक्ट का पारित करवाया। इस प्रकार ट्यूडर शासकों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए अनजाने में ही संसद की शक्ति बढ़ा दी। संसद की सर्वोच्चता 1603 ईस्वी में इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का शासन स्थापित हुआ। स्टुअर्ट शासकों ने हमेशा विशेषाधिकारियों का प्रयोग करने का प्रयास किया और संसद ने उसका निरंतर विरोध किया। इस प्रकार से राजा और संसद के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। संघर्ष के फलस्वरूप गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। गृह युद्ध 1642 से 1649 तक चला। इसके परिणाम स्वरूप शासन में राजतंत्र की सर्वोच्चता समाप्त हो गई, किंतु उसका अस्तित्व बना रहा। जेम्स द्वितीय के शासनकाल में संसद और राजा के बीच मतभेद में काफ़ी तीव्रता आ गई। जेम्स द्वितीय को गद्दी से हटाकर विलियम एवं मेरी को इंग्लैंड का संयुक्त शासक बनाया गया। यह राजतंत्र के विरुद्ध संसद की विजय एवं उसकी सर्वोच्चता की स्थापना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। अब यह बात सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर ली गई कि संसद से ऊपर नहीं है और राज्य के मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। संसद ने सम्राट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित कर दिया गया। सेना का वार्षिक व्यय संसद से
स्वीकृत करवाना अनिवार्य कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप संसद का अधिवेशन प्रतिवर्ष बुलाना अनिवार्य हो गया। इसके अतिरिक्त संसद ने इंग्लैंड के शासक के उत्तराधिकार का विषय अपने हाथों में एक सशक्त संसद का प्रादुर्भाव हुआ, किंतु पूर्ण जनतंत्र की स्थापना अभी भी बाकी थी। इसके लिए दो बातें आवश्यक थी। प्रथम, मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होना। दूसरे, संसद में जनता का प्रतिनिधित्व। अब आगे चलते हैं इसके बारे में, अगला क्या हुआ। आगे की घटना देखेंगे तो मंत्रिमंडलीय प्रथा का उदय। 18वीं सदी में हैनोवर वंश की स्थापना के बाद संसदीय व्यवस्था जो थी उसमें दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन, संसद के कार्यकाल में वृद्धि। दूसरा, मंत्रिमंडल के स्वरूप संसद के उनके संबंध यानी संसद से उनके संबंध व अधिकारों का निर्धारण हैनोवर काल में इस मंत्रिमंडलीय प्रणाली के प्रादुर्भाव का कारण हैनोवर वंश के शासकों का विदेशी होना था। वे संसदीय प्रणाली से अपरिचित होने के कारण इस दिशा में विशेष प्रयत्नशील और सक्रिय नहीं थे। जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय ने तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना भी बंद कर दिया था और लगभग सभी कार्य अपने एक विश्वास पात्र मंत्री के हाथों में सौंप दिया। यही विश्वास पात्र मंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने। उसने अन्य सभी मंत्रियों को अपने प्रति उत्तरदायी बनाने तथा प्रशासकों को अपने अपने हाथ में केंद्रित करने का प्रयास किया। इस प्रकार परिस्थितिवश एक ऐसी कैबिनेट प्रणाली का प्रारंभ हुआ जिसमें एक ही दल के मंत्री तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनका संयुक्त उत्तरदायित्व था। आगे फिर देखते हैं मताधिकार का विस्तार। तो इस प्रकार 18वीं सदी तक संसद पर्याप्त शक्तिशाली हो गई थी, किंतु वे देश के विभिन्न वर्गों और उनके हितों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। दूसरे शब्दों में तत्कालीन संसद को सही अर्थ में जनतांत्रिक संसद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें दो खामियां थी। एक तो लॉर्ड सभा के सदस्य संसद को जनतांत्रिक बनाकर अपने महत्व को कम करने के लिए तैयार नहीं थे, और दूसरे सीमित पदाधिकार के कारण कॉमन सभा का महत्व बहुत कम था। अतः बिना संसद के स्वरूप में परिवर्तन किए यह संभव नहीं था। किंतु 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड के समाज में जो आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तन हुए, उनके परिणाम स्वरूप समाज में मध्यम वर्ग का एक नया वर्ग सामने आया। इस वर्ग ने शासन को मताधिकार प्रणाली में परिवर्तन कर के तथा संसद को जनतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए लगभग विवश कर दिया। 1832 ईस्वी में प्रथम संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसमें बहुत सारी कमियों के बावजूद इंग्लैंड में संसदीय प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस अधिनियम में से कैबिनेट प्रणाली का स्वरूप स्पष्ट हो गया और यह बात सिद्धांत में स्वीकार कर ली गई कि प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च अधिकारी है और मंत्रिमंडल के गठन एवं प्रशासन में उसका एकाधिकार है। 1867 में संसदीय व्यवस्था में सुधार के लिए दूसरा अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार में वृद्धि की गई, लेकिन इसमें शहरी एवं ग्रामीण श्रमिकों में भेदभाव किया गया था एवं ग्रामीण मतदान प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसमें संसद सदस्यों के लिए मतों का प्रावधान नहीं था। 1885 में तीसरा संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। अब तक इंग्लैंड का समाज पर्याप्त जनतांत्रिक हो चुका था और संसद की कार्यप्रणाली और चुनाव में व्यापक परिवर्तन आ चुका था, परंतु अभी तक स्त्रियों को मताधिकार नहीं मिला था। कॉमन सभा की सर्वोच्चता। 1911 ईस्वी में पुनः संसदीय अधिनियम पारित हुआ और यह अधिनियम एक प्रकार से लॉर्ड सभा पर कॉमन सभा की विजय थी और इसने जनतांत्रिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय छोड़ा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि वित्तीय मामलों को छोड़कर लॉर्ड सभा अधिक से अधिक
2 वर्ष का विलंब करा सकती है। यदि कॉमन सभा 2 वर्षों में किसी विधेयक को 3 बार पारित कर देती है तो लॉर्ड सभा को उसे स्वीकृति देनी पड़ेगी। वित्त विधेयक पर लॉर्ड सभा के अस्वीकार, इस अधिनियम से कॉमन सभा का वर्चस्व स्थापित हो गया और सर्वोच्चता का संघर्ष समाप्त हो गया। अंतिम में दलीय व्यवस्था को देखते हैं। आधुनिक दलीय व्यवस्था का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। यूँ तो इंग्लैंड में दलों का निर्माण चार्ल्स द्वितीय के समय में ही हो गया था, किंतु वे दल केवल धार्मिक समस्या को लेकर बटे हुए थे। गृह युद्ध 1642 से 49 के दौरान राजा और संसद के समर्थकों के रूप में राउंड हेड और कैविलियर दलों का उदय हुआ। बाद में चार्ल्स द्वितीय के समय में व्हिग और टोरी दल का उदय हुआ। उस समय परंपरा यह थी कि व्हिग पार्टी संसद और मंत्रिमंडल के अधिकारों का समर्थक और टोरी दल राजा के अधिकारों का समर्थक था। 1832 ईस्वी में प्रथम सुधार अधिनियम के बाद आधुनिक रूप में राजनीतिक दलों का उदय हुआ। व्हिग पार्टी का उत्तराधिकारी लिबरल पार्टी हुई और टोरी पार्टी की कंजर्वेटिव पार्टी। मजदूरों की संख्या बढ़ने पर समाजवादी आंदोलन के विकास के फलस्वरूप 1906 में लेबर पार्टी की स्थापना भी हुई। 19वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में आधुनिक दलीय व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका था। इस प्रकार इंग्लैंड में संसदीय संस्था का सुधार एवं विकास का कार्य पूरा हुआ। यह इंग्लैंड का संवैधानिक विकास भी आप इससे समझ सकते हैं। इसलिए आज की चर्चा इसके साथ ही समाप्त होती है। धन्यवाद।